तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मूचेन अब यहाँ से डिवाइन बैप्टिज्म के लिए निकलने लगता है। अब आगे और इन 3 दिनों में जब से मूचेन वगैरह वापस लौटे थे, एकेडमी में काफ़ी हलचल थी और धीरे धीरे अब ये शांत होने लगा था। खास करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेट एकेडमी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिए थे। मूचेन जाने से पहले लुओली को एक स्माइल देता है और कहता है कि अब समय हो चुका है, पर लुओली वो मूचेन को फॉलो करती है। कहने का मतलब कि वैसे तो डिवाइन बैप्टिज्म के लिए बस एक ही सीट है, एक ही कोटा है, पर ये मूचेन के साथ जाना चाहती थी और मूचेन भी इसे मना नहीं कर पाता है क्योंकि दोनों को और भी ज़्यादा समय एक साथ स्पेंड करने को मिलेगा। अब जब ये आगे निकलते हैं तो दूर में डीन टाई और बाकी एल्डर्स इनका पहले से वेट कर रहे थे और यहाँ पर सिस्टर लिंगजी भी खड़ी थी। मूचेन को थोड़ा समझ में नहीं आता है कि सिस्टर लिंगजी यहाँ पर कर क्या रही, और मूचेन जब थोड़ा डाउट में था तो लिंगजी के चेहरे पर एक स्माइल था और इन्हें हंसता देख बाकी भी एल्डर्स शॉक्ड थे क्योंकि लिंगजी नॉर्मली एकदम इमोशनलेस रहती थी और ये हंस के कहती कि मैं भी इस बार तुम्हारे साथ डिवाइन माउंटेन जा रही हूँ। डीन टाई ये भी कहते हैं कि चलो लिंगजी जा रही है तो तुम्हारे सेफ्टी को उतना टेंशन रहेगा नहीं। वैसे तो डीन टाई को थोड़ा बहुत आश्चर्य था कि मूचेन और लिंगजी का रिलेशन क्या है, पर ये ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते नहीं। मूचेन इधर लुओली की तरफ देखता है पर ये एकदम शांत थी और लिंगजी लुओली को भी एक स्माइल देती है, बदले में ये भी सेम करती है। और मूचेन के साथ जाने वालों में डीन टाई और 2 एल्डर्स भी थे और लिंगजी इस दौरान लुओली से कहती है कि थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, यानी उड़ना पड़ेगा। लुओली भी कहती है मैं ट्राई करूँगी और इन्हें एल्डर कहती है। तभी लिंगजी कहती है तुम भी मूचेन के जैसा मुझे एल्डर सिस्टर कह सकती हो, और लिंगजी कहती है कि अगर मैं फ्यूचर में आंटी जिंग से मिली तो ज़रूर तुम्हारे बारे में बताऊँगी। अब ये सुन करके लुओली थोड़ा सा शर्मा जाती है और लुओली को लिंगजी लेकर के काफ़ी तेज़ी से आगे निकल जाती है। मूचेन भी इन्हें फॉलो करता है और इधर माउंटेन पीक पर खड़े कांगशिंग और जुआनटांग ये देख कर कहते हैं ठीक है मूचेन, अगली बार हम जरूर फाइट करेंगे। मूचेन अब यहाँ से किसी को दिखता नहीं है। कांगशिंग और जुआनटांग डिस्कस करते हैं कि वो जो एरिया है, मतलब वहाँ पर जो जूनियर्स गए हुए हैं, वो तो 3 सॉवरेन डिजास्टर लेवल पर है। मूचेन क्या कर पाएगा? तो जो 3 सॉवरेन डिजास्टर है इसे हम टर्बुलेशन भी बोल सकते हैं। तो ये हेवनली कॉम्प्लीशन लेट फेज के बाद और सॉवरेन लेवल के बीच का लेवल माना जाता है। तो मूचेन के लिए कहने का मतलब इनका सीधा सीधा था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो सकता है। और कांगशिंग मन ही मन कहते हैं अगर मूचेन वापस आ गया तो हेवनली रैंकिंग में नंबर 1 जगह उसी की होगी। और फिलहाल इधर मूचेन वगैरह को आधा दिन लग जाते हैं डिवाइन स्पिरिचुअल रीजन को टच करने में बस, और डीन टाइकांग को फॉलो करते करते अब ये डिवाइन स्पिरिचुअल सिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। और ये जो डिवाइन सिटी था, डिवाइन माउंटेन इसके जस्ट सामने था, पर रास्ते अलग थे। और फिलहाल डिवाइन सिटी में काफ़ी लोगों को देखा जा सकता था और ये सभी लोग डिवाइन बैप्टिज्म के लिए इकट्ठा हुए थे। खास करके लोगों को एक ही डर था, 3 सॉवरेन डिजास्टर। उसमें पहला लेवल जो होता है उसे कहते हैं ह्यूमन बॉडी डिजास्टर, दूसरा स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर और तीसरा स्पिरिट डिजास्टर। और जो बंदा स्पिरिट डिजास्टर को पार कर लेता है वो सॉवरेन लेवल पर पहुंच जाता है। और कई सारे लोग तो इन तीनों स्टेप्स में ही मारे भी जाते हैं। सिटी में जब मूचेन एक कमरे से देखता है तो एक माउंटेन दिखता है और यही था वो डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन। डीन टाइकांग इसे हर एक चीज़ अभी बता रहे थे और इस दौरान डीन टाइम इसे हेवनली सॉवरेन के बारे में बताते हैं। और 3 दिनों के बाद डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन खुलने वाला था और उसके बाद ही मूचेन को डिवाइन स्पिरिचुअल पवेलियन ले जाते हैं जहाँ पर जो इस बार डिसाइपल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें देखा जा सकता है शायद। अब यहाँ आने के बाद मूचेन के साथ 2-3 लोग थे और डीन टाई किसी लोगों को फील करते हैं, शायद अपने पुराने कुछ साथियों को, तो उनसे मिलने के लिए बढ़ जाते हैं। मूचेन वगैरह फर्स्ट फ्लोर पर थे, वहीं डीन टाई, हॉल मास्टर मोयू और एल्डर जूटियान ये टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर मूचेन वगैरह एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, पर कई सारे लोगों की नज़र अब इन्हीं के ग्रुप पर थी, खास करके लुओली और लिंगजी जो कि सच में काफ़ी सुंदर थी। और मूचेन यहाँ पर थोड़ा सा हेल्पलेस फील करता है, यार ये लोग गजब है, क्यों इतना कोरना है। और इस दौरान मूचेन की नज़र एक डायरेक्शन में पड़ती है जहाँ पर एक यंग गर्ल को देखता है और उसने रेड कलर के आर्मर पहन रखे थे। और इस लड़की को देखकर जो कि सच में काफ़ी सुंदर थी, लिंगजी भी एक बार को चौंक जाती है क्योंकि शायद ये इसे जानती थी। अब ये लड़की भी इस पवेलियन में प्रवेश करती है और ये मूचेन के ग्रुप की तरफ ही आती है और लिंगजी की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। मूचेन को समझ में नहीं आ रहा था, तभी वो लड़की कहती है एल्डर सिस्टर लिंगजी आप यहाँ पर क्या कर रही हो। अब लिंगजी समझ जाती है तो मूचेन को बताती है कि ये जो 9 समर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वहाँ की यंग मिस्ट्रेस है और इसका नाम जिया यूरान है। और इस लड़की का स्ट्रेंथ मू लॉन्गजी से कमज़ोर तो नहीं था, शायद उससे ज़्यादा ही था। अब जिया की बातें लिंगजी से शुरू हो जाती हैं और जिया को पता चलता है कि इस बार ये लड़का है जो पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये लड़की मूचेन की तरफ देखकर हैरान थी, ये तो हेवनली कॉम्पिटिशन इनिशियल फेज पर है, इसे कैसे मतलब पार्टिसिपेट करने दे रहे हो।
फिर भी मूचेन को एक स्माइल दे देती है और कहती है कि नाइस टू मीट यू, मेरा नाम जिया है और एक तरह से मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर कही जा सकती हूँ। मूचेन कहता है वो क्यों? तो ये बताती है कि कुछ समय पहले ये नॉर्दर्न सेवेंस एकेडमी में 1 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए आई थी और इस दौरान जिया की बात लुओ ली से भी होती है। और मूचेन जब जिया को अपना नाम मूचेन बताता है तो ये भी थोड़ा हैरान थी, तुम वही हो ना जिसने मो लॉन्गजी को हराया था। मूचेन को भी नहीं लगा था कि मो लॉन्गजी वाला मैटर इतना ज़्यादा फैल जाएगा। अब जिया को समझ में आता है कि ये लड़का जितना दिखता है शायद उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और उस समय तो ये बस ट्रांसफॉर्म के लेट फेज में था। और ये जिया कहती है कि अगर डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे ढूंढ लेना। मूचेन भी हाँ में सर हिला देता है। पर जिया थोड़ी हैरान थी कि एल्डर सिस्टर आप भी इस मैटर में पढ़ने लगी हो, अब तो कभी बाहर ही नहीं निकलती थी। अब इधर धीरे धीरे मूचेन का भी इन्फॉर्मेशन इस पूरे सिटी में फैलने लगता है कि ये वही मूचेन है। और यहाँ कई लोग बात करते हैं, कुछ लोग इवोरी टावर के आए हुए थे और कहते लगता है नॉर्दर्न एकेडमी इस बार ज़्यादा ही करेजियस हो गए, लगता है उन्हें डर नहीं है कि उनका ये भी डिसाइपल मारा जाएगा। तभी दूसरा कहता है ये वही बंदा है जिसने लॉन्गजी को हराया था और ये मुझे सिंपल दिख भी नहीं रहा है। और यहाँ पर एक बंदे को चाय पीते हुए दिखाया जाता है जिससे एक दूसरा बंदा बात कर रहा, अच्छा तो ये वही मूचेन है। और इस दौरान वो बंदा कहता है तुम्हारी फियांसे जिया भी उन्हीं के साथ बैठी हुई है और उसके क्लोज जा रही है ज़्यादा। और ये जो बंदा था उसे मास्टर लियू कहा जाता है। अभी जो दूसरा बंदा था जो येलो कलर के कपड़े पहना हुआ था वो कहता है कि मास्टर लियू आप चाहो तो उससे बदला ले सकते हो, वैसे भी वो हेवनली कॉम्पिटिशन इनिशियल फेज पर है। पर लियू स्माइल करके कहता है मेरे साथ गेम मत खेलो, मुझे मालूम है और वैसे भी वो नॉर्दर्न एकेडमी का बंदा है, फालतू में मुझे पंगे नहीं लेने और उनके साथ बस टक्कर कोई अगर दे सकता है तो वो डेमोनिक ड्रैगन पैलेस वाले हैं। और इस बैप्टिज्म में सबसे पावरफुल लोग जो थे उसके बारे में लियू यिंग बताता है कि एक तो वो मो जिंगटियान हो गया, दूसरा वो जी किंग हाई, तीसरा जाओ जुआन, चौथा सू बुक जियो और साथ में जिया। पर ये भी डिवाइन बैप्टिज्म किसी से हारना नहीं चाहता था। अब इस दौरान यहाँ पर एक बंदा एंटर करता है, का नाम डोंग युआन था। कपड़े इसने सिंपल पहने थे पर आंखें एकदम इमोशनलेस थी। अब इधर ऐसे करके बहुत सारे लोग एंटर करते रहते हैं। तभी एक और बंदा एंटर करता है और उसका जो फ्लक्चुएशन था एकदम काम था पर जो पावर था काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फील होता है। और ये जो फीलिंग था मूचेन तुरंत ही फील करता है और ये मो लॉन्गजी से कहीं ज़्यादा था। इसे देखकर जिया तुरंत ही बताती है ये मो जिंगटियान है और ये यंगर जनरेशन में नंबर 1 का बंदा माना जाता है। और जिया चिल्लाती कि मो जिंगटियान थोड़ा शांत रहो क्योंकि ये अपनी ऑरा को चारों तरफ फैला रहा था। और इधर मो जिंगटियान बस लुक दे रहा था तो मूचेन को कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। इधर लुओ ली भी अपने स्वॉर्ड ऑरा को रिलीज कर देती है। अब इसके ऑरा को अपनी तरफ आता देख मो जिंगटियान अपनी बॉडी को एक ऑरा से कवर कर लेता है और लुओ ली के अटैक को डिसॉल्व कर देता है और कहता है ये अटैक काफी वीक है। लुओ ली कहती है सच में? अब ये अपनी तलवार को निकालने जा रही थी पर तभी मूचेन इसे रोक देता है और मूचेन जिंगटियान से कहता है अगर तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो तो तुम्हारा दिमाग फिर खिसक गया है। और मूचेन कहता है निकलो यहाँ से। जिंगटियान को गुस्सा तो आता है पर किसी को लगा नहीं था कि मूचेन इतना गंदे तरीके से इससे बात करेगा। अब जिंगटियान कैलकुलेट करता है कि मूचेन को यहाँ पर मैं कितना परसेंट है कि मार पाऊंगा और सोचने के बाद ये एक कदम आगे बढ़ाता है। तब एक डेंजरस फ्लक्चुएशन ये अपने आसपास फील करता है और ये जो ऑरा था मूचेन के बाजू से आ रहा था और बिल्कुल भी इसमें इमोशन नहीं था। ये ऑरा था लिंगजी का। मो जिंगटियान इस ऑरा को फील करके हैरान था और उस लड़के को देखकर भी कि ये तो इन्हीं की एज की है और इतना ज़्यादा पावरफुल। मो जिंगटियान के आसपास का स्पेस ही इस समय कोलैप्स करने लगता है, इसकी बॉडी मूव भी नहीं कर पा रही थी और जिंगटियान से जैसे ही वो रेज ऑफ लाइट आके टकराती इसके बॉडी पर कुछ स्कार्स भी आ जाते हैं और ये जल्दी से पीछे हट जाता है। हालांकि ये जो अटैक्स थे कोई देख भी नहीं पाता और अभी तो लिंगजी ने अपना ट्रू स्ट्रेंथ रिलीज भी नहीं किया था। बेसिकली लिंगजी ने जो टेक्निक यूज किया था इसे स्पेशियल प्रिजन कहते हैं। अब बहुत सारे लोग लिंगजी की तरफ एक खौफ से देखने लगते हैं कि कौन है ये लड़की जो नॉर्दर्न एकेडमी से आई है। और लिंगजी भी इधर मानती नहीं है। एक फ्लिक ऑफ द फिंगर्स एक पावरफुल रेज जिंगटियान के फोरहेड को एम करके भेज देती हैं ताकि इसे एक ही बार में खत्म कर दे। तभी यहाँ पर एक आवाज़ आती है और इस अटैक को कोई डिसॉल्व कर देता है और ये बंदा कहता है कि तुम हमारे ड्रैगन पैलेस के बंदे को मारना चाहती हो। और यहाँ पर जो बंदा प्रकट होता है वो था ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन और ये लिंगजी की तरफ एक किलिंग इंटेंट के साथ देखता है और अपने प्रेशर को रिलीज करता है। लिंगजी भी एक कदम आगे बढ़ाती है और इसके प्रेशर को ब्लॉक कर देती है। अब सॉवरेन भी पहचान जाता है तो तुम हो नॉर्दर्न एकेडमी के एल्डर स्पिरिचुअल एरिक ग्रैंड मास्टर। अब लोगों को पता चलता है तो ये एक एल्डर है और ब्लैक सॉवरेन कहता है अगर तुम एल्डर हो तो तुमने यहाँ पर एक रूल तोड़ा है। इधर मूचेन भी कहता है तो आपके उस जिंगटियान ने भी वैसा ही किया था, मैंने उसको पहले ही समझाया था पर वो माना नहीं। और सभी को मालूम था कि अगर ये ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन मूचेन से फाइट करेगा तो इसकी ही इज्जत जाएगी। और वैसे भी यहाँ पर डीन टाई वगैरह है और थोड़ी समय में यहाँ पर डीन टाई वगैरह भी प्रकट हो जाते हैं और इनकी थोड़ी बातें सॉवरेन से होती हैं।
वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग सच में इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे। मो जिंगटियान और ब्लैक सोवरिन यहाँ से निकल जाते हैं, पर जाते जाते जिंगटियान एक कोल्ड स्माइल मू चैन को देखकर जाता है। मू चैन को मालूम था, मतलब अब डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन ट्विस्ट तो आने वाले हैं। अब इधर इन 3 दिनों में डिवाइन सिटी में और भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब इधर लुवोली और मू चैन की बातें हो रही थी और लुवोली ने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिए थे कि यहाँ पर 6 लोग हैं जो ज़्यादा पावरफुल हैं। मू चैन पूछता है कौन कौन। पहले नंबर पर यह बताती है वो मो जिंगटियान, और वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि तुम्हारे पास ड्रैगन पैलेस का ट्रेजर है, मेरू पिलर, और डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन पर वो तुम्हें अगर मार भी दे तो कोई उन्हें ब्लेम नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर पहले से काफ़ी खतरे हैं। और जितना मुझे सीनियर सिस्टर जिया ने बताया, मो जिंगटियान फर्स्ट रेवोल्यूशन सॉवरिन का पार कर चुका है, यानी ह्यूमन बॉडी डिजास्टर लेवल पर वो है। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो लियू यिंग आता है, तीसरे नंबर पर डोंग युवान, चौथे नंबर पर जाओ जुआन, जी किंग हाई और सीनियर सिस्टर जिया, और एक और नाम ये लेती है सू बुकजियो। और मेरे हिसाब से ये सभी लोग फर्स्ट रेवोल्यूशन पार कर चुके हैं। और इस दौरान ये बताती है कि सिस्टर जिया ने बताया कि बहुत कम ही लोग होते हैं जिन्हें डिवाइन स्पिरिचुअल बैप्टिज्म मिलता भी है, क्योंकि वो जो एरिया है बैप्टिज्म का वहाँ पर बहुत कम लोग ही पहुँच पाते हैं। और मू चैन इससे कहता है लेकिन मैं वहाँ से तुम्हारे लिए बैप्टिज्म लेकर आऊँगा। तो ये कहती है फिर तुम्हारे पर अटैक्स भी होंगे। मू चैन स्माइल करता है कि टेंशन मत लो। और इस दौरान लुवोली से कुछ फ्लेम्स के बॉटल देती है जो कि रेजिंग फ्लेम कहे जा सकते हैं, और ये टोटल 5 बॉटल थे। लुवोली को भी नहीं पता था कि मू चैन ने क्यों मांगा था, पर अब मू चैन ने मांगा था तो सीनियर सिस्टर जिया से इसने ये चीज़ें हासिल की थी। मू चैन को लगा कि ये सीनियर सिस्टर जिया ने किया है। तभी लुवोली बताती है कि नहीं, इसमें लिंगजी ने भी मदद किया था क्योंकि एल्डर लिंगजी और जाया युवरान काफ़ी क्लोज थे, इसीलिए जिया ने मदद किया। अब इधर अगले दिन की सुबह होती और मू चैन वगैरह डीन टाई के साथ पीक की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्दर्न एकेडमी इस बार आए हैं, इससे बहुत सारे लोग आकर्षित होते हैं। मू चैन की नज़र फिर से एक बार जिंगटियान से टकराती है और जिंगटियान इस बार किलिंग इंटेंट तो नहीं दिखाता है, पर मू चैन समझ रहा था कि मुझे इसे शायद मारना ही पड़ेगा। सेकंड रैंक में जो था बाउंटी लिस्ट में, उसे तो मैंने हरा दिया था, बच गया वो कोई नहीं, पर इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और इधर धीरे धीरे डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन का जो गेट था अब वो खोलने लगा था, और जैसे ही गेट खोलना शुरू होता एक अलग ही लेवल का प्रेशर यहाँ पर लोग जो थे वो फील करने लगते हैं, क्योंकि इस जगह को एक हेवनली लेवल के सॉवरिन ने बनाया, तो ये प्रेशर सच में काफी ज्यादा था। और इधर जिया यूरान भी मू चैन के बाजू में आ जाती और इसे देखकर फिर से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, और ये फिर से मू चैन को समझाती है कि थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि अंदर में जो स्पेशियल करंट्स हैं, यानी जब कोई नया स्पेस खुलता तो उसका एक अलग डिस्टॉर्शन इफेक्ट रहता है और कुछ स्ट्रॉन्ग विंड्स। मू चैन हाँ में सर हिला देता। पहले से पता नहीं था कि स्पेशल करंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में भी जिया इसे बताती है कि अगर तुम उनसे टकराए तो तुम्हारा मरना पक्का है। और उसके बाद ये कहती कि कुछ लोगों से भी सावधान रहना, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जिन्हें डिवाइन स्पिरिचुअल बैप्टिज्म मिलेगा, तो बहुत सारे लोग तुम्हें मारने को भी देखेंगे। और डिवाइन माउंटेन रेंज में पहुंचने के बाद बस मुझे फॉलो कर लेना, मैं तुम्हें बैप्टिज्म वाली जगह पर लेकर चलूंगी। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो जिंगटियान वैसे भी कुछ कर नहीं पाएगा, और बैप्टिज्म मिलेगा कि नहीं तुम्हें वो तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। मू चैन बस एक सिंपल स्माइल दे देता है। अब जब ये दोनों बातें कर रहे तो एक कोल्ड गेज यानी एक नजर ये दोनों अपनी तरफ फील करते हैं, और वो था लियू यिंग का, क्योंकि ये जिया यूरान को काफी पसंद करता था। ये देखकर डोंग युवान एक फेंट स्माइल देता है। डोंग युवान कहता है लियू युवान टेंशन मत लो, इससे हम अंदर जाकर मार देंगे। लियू यिंग कहता है मैं इस बच्चे से ये मैं टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो डिवाइन बैप्टिज्म पर फोकस करना है, बाद में इसे देख लूंगा। डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन अब सबको दिखने लगा था क्योंकि गेट पूरी तरह से खुल चुका था, और एक साथ सभी लोग चिल्लाते हैं चलो घुसते हैं। अब जिया यूरान मू चैन से कहती चलो फिर हम भी निकलते हैं। मू चैन जाने से पहले लुवोली, सिस्टर लिंगजी, डीन टाई वगैरह की तरफ देखते। लिंगजी और लुवोली एक साथ कहते हैं कि सावधान रहना, और इनको एक जेट स्लीप भी मिला था कि अगर ये डेंजर में रहे तो इसे अगर ये क्रश कर दे तो डीन टाई आ जाएंगे इससे मिलने के लिए और बचाने के लिए। मू चैन हाँ में सर हिला देता। वैसे तो डीन टाई बैप्टिज्म वाली जगह पर जा नहीं सकते क्योंकि वहां पर फॉरबिडन एरिया था, फिर भी मू चैन के लिए ये वहां पर जोखिम लेकर आने को तैयार थे। मू चैन अब जिया यूरान को फॉलो करते करते अंदर जाने लगता है। अभी जो डिवाइन बैप्टिज्म वाला एरिया यहाँ पर एक हेवनली लेवल के सॉवरिन बैठे बैठे ऊपर निकल गए थे, और उसी की वजह से यहाँ पर ये ऑरा बना था। मू चैन और जिया यहाँ पर पहुंच चुके थे और आसपास के एरिया को ध्यान से देख रहे थे। आसमान यहाँ का ब्लैक कलर का था, और आसमान के बीच में एक लाइट को देखा जा सकता था, और वो लाइट सीधा डिवाइन माउंटेन पर जाकर गिर रहा था। और जिया इसे बताती कि बस कुछ ही दिन मिलते हैं डिवाइन माउंटेन में, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो हमें बैप्टिज्म नहीं मिल पाएगा। मू चैन फिलहाल यहाँ के स्पेस वगैरह को, मिट्टी वगैरह को देख रहा था जो कि बाहर से थोड़ा अलग था। और जिया बताती क्योंकि यहाँ पर हेवनली सॉवरिन मरे थे तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स भी हैं। अब ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं बैप्टिज्म के रास्ते पर, और इन्हें रास्ते में बहुत सारे लोग भी मिलते हैं।
और कई सारे लोग तो जो यहाँ पर ट्रेजर्स खुद से बनते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो गए और उन्हें लेने के लिए जा रहे थे। और समय की मांग देखते हुए मूचेन वगैरह इधर जाते भी नहीं। ये इनका मेन मकसद बैप्टिज्म था। अब जब ये आगे बढ़ रहे थे तो स्पेशल गेल्स यानी विंड आते हुए इन्हें देखते, जिया मूचेन को सावधान करते और थोड़ी समय के लिए ये लोग यहाँ पर छिप जाते हैं। मूचेन इस दौरान थोड़ा चिंतित भी था क्योंकि ये गेल्स जो थे वो सच में काफी पावरफुल थे। और धीरे धीरे जब ये वीक होने लगता है तो ये एक रिलैक्स सा फील करता है। तब ये देखता है कि कुछ लोग इस समय चीख रहे हैं और ये कारण था स्पेशल गेल्स का, जिसके प्रभाव के कारण ये मारे जाते हैं। और इन सभी का स्ट्रेंथ भी हेवनली कॉम्पिटिशन के इनिशियल या मिड फेज में ही था। और जिया कहती पता नहीं ये तो इधर मरे और भी कितने लोग मरे होंगे। आसमान में इस दौरान इसे एक स्पिरिचुअल लाइट देखने को मिलती है और इसकी वजह से मूचेन के जो बॉडी में इसका ब्लैक पेपर था वो भी ट्रेम्बल करने लगता है। और पहली बार इसका ब्लैक पेपर इतना तेजी से ट्रेम्बल कर रहा था। और अगर ये मिस्टीरियस ब्लैक पेपर इतना तेजी से मूव कर रहा है मतलब कुछ तो बात है। वो जो सामने वाला टोर्नेडो है, जिया भी देखती उस टोर्नेडो या गेल विंड में एक लाइट चल रहा है और ये भी हैरान थी। और ये फाइनली बोलती ये तो कोई इसके अंदर ट्रेजर है, पर इस ट्रेजर को निकालना मुश्किल हो क्योंकि वो टोर्नेडो के बीच में है। पर मूचेन ये तुरंत ही उस टोर्नेडो की तरफ पड़ने लगता है। जिया थोड़ा सा पैनिक फील करती कि ये लड़का कर क्या रहा है और मूचेन को रोकने की कोशिश करती है। मूचेन तो बस इसलिए आगे जा रहा था क्योंकि इसका ब्लैक पेपर ट्रेम्बल किया था और ब्लैक पेपर अगर ट्रेम्बल कर रहा है तो कुछ तो बात है। और मूचेन कहते हैं सीनियर सिस्टर जिया ये जो भी ट्रेजर है मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मूचेन कहता है अब टेंशन मत लो, मुझे मेरी लिमिट्स पता है, अगर कुछ भी गड़बड़ लगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। पर फिर भी जिया कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सिस्टर लिंगजी को क्या बोलूंगी। मूचेन भी इनकी बातों से थोड़ा सा इमोशनल फील करता है और इन्हें थैंक यू बोलता है। अब मूचेन जब उसके करीब जा तो वो एक ग्रीन पर्ल था, तो जिया इसे एक ग्रीन पर्ल देती है जो कि विंड के रेजिस्टेंस को रोक सकता है, पर उस लेवल का भी नहीं, पर थोड़ा बहुत तो कम कर ही देगा। और ये एक हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट था। और जिया भी अब इसके साथ ही जाने लगती है और ये धीरे धीरे विंड गेल्स की तरफ बढ़ने लगते। प्रेशर तो पड़ रहा था पर इस ग्रीन पर्ल के कारण ये प्रेशर थोड़ा नलीफाई तो हो ही जा रहा था। अब इधर नीचे खड़े कई सारे लोग इन्हीं की तरफ देख रहे थे। इधर मूचेन उस रेड हॉट लाइट को देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है। तभी जिया इसे रोकती है क्योंकि इधर बहुत सारे लोग नीचे से टोर्नेडो की तरफ ही देख रहे थे। मूचेन भी समझ जाता है, कहता है अगर इन लोगों को चाहिए तो हम पीछे हट जाते हैं और देखते हैं कि कौन लेता है। और धीरे धीरे इस ट्रेजर की तरफ और भी लोग आकर्षित होते हैं और 10-12 लोग तो टोर्नेडो की तरफ काफी तेजी से बढ़ते भी हैं। पर जैसे ही आगे बढ़ते हैं टोर्नेडो अपने एक ही स्लैश अटैक में इन सभी को दूर फेंक देता है और इनके हड्डियों वगैरह को भी काट देता है, मतलब ये मारे जाते हैं। अब जो बहुत सारे लोग जो नीचे खड़े थे जो पहले जाते नहीं है वो एक चैन की सांस लेते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं। अब जिया मूचेन से पूछती कि हम क्या करने वाले। मूचेन कहता है शायद मुझे लग रहा है ये टोर्नेडो वीक हो रहा है तो थोड़ा और वेट करते हैं। फिर मूचेन को सोचता है और कहता है मेरे हिसाब से बाकी जो भी लोग यहाँ पर हैं वो यही सोच रहे हैं कि जब टोर्नेडो वीक हो जाएगा तो ये लोग उस पर अटैक करेंगे, तो हमें अभी अटैक करना पड़ेगा। मूचेन कहता है बस आप मुझे अपना वो ग्रीन पर्ल दो, मैं अकेले जाऊंगा। जिया थोड़ी सी चिंतित हो जाती है, ये हेवनली कॉम्पिटिशन इनिशियल लेवल पर है। फिर भी मूचेन कहता है आप मेरे पर भरोसा रखो क्योंकि अगर मैं वहाँ अकेले जाऊंगा तो ज्यादा सही है, नीचे से आप ध्यान दे सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहले से हैं क्योंकि यहाँ पर 2 लोग थे जो पावरफुल थे, एक था वो ल्यू यिंग और दूसरा डोंग युआन। डोंग युआन कहता लगता है ये मूचेन ये ट्रेजर लेने जा रहा है। ल्यू यान कहता है कोई नहीं, आजमाने दो उसको अपना लक, वो बहुत वीक है। मूचेन इधर आगे बढ़ रहा था और उधर जिया सोच रही थी अगर मूचेन ने गलती से वो ट्रेजर ले लिया मतलब हासिल कर लिया तो बहुत सारे लोग इस पर अटैक करने वाले हैं। और मूचेन अपने ब्लैक लाइटनिंग को एक्टिवेट कर काफी तेजी से टोर्नेडो पर हेड ऑन बढ़ता है। अब जब ये लोग देखते हैं कि हेवनली कॉम्पिटिशन इनिशियल फेज ये बंदा एक वेस्ट है, लगता है ये मरना चाहता है। डोंग युआन भी हैरान था कि ये अकेले जा रहा है क्योंकि इसको भी लगा था शायद वो जिया जाएगी। ल्यू यिंग भी देख रहा था कि ये तो सही है, मैं भी देखना चाहूंगा कि ये बंदा कितना फेमस है। और इस दौरान डोंग युआन एक डायरेक्शन में थोड़ा इन्फॉर्मेशन भेजता है और ये जो बंदा था इसका नाम था वू डोंग और ये पाइथन सिटी का सिटी लॉर्ड था। अब इधर ये डोंग युआन वगैरह देख रहे थे कि वो जो विंड गेल्स थे अपने विंड से एक स्वॉर्ड अटैक बनाकर मूचेन पर लॉन्च करते थे, पर मूचेन को ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं था। तो डोंग युआन कहता है शायद इसके पास कोई एक डिफेंस टेक्निक होगा। ल्यू यिंग कहता है शायद उसे वो चीज जिया ने दिया है। अब इधर मूचेन जब ज्यादा करीब पहुंच जाता है तो ये जो विंड गेल्स थे अब इनका नजर पूरी तरह से मूचेन पर था। इधर मूचेन ग्रीन पर्ल के पावर को फुली एक्टिवेट कर देता है जिससे विंड ड्रैगन थोड़ा वीक पड़ जाता है, पर फिर भी ये विंड गेल्स उतने कमजोर तो हुए नहीं थे। ये फिर से अपने विंड ब्लेड से मूचेन पर अटैक कर देते हैं और मूचेन को 10-12 मीटर दूर पीछे फेंक देते हैं। हालांकि मूचेन की बॉडी से ब्लड बाहर नहीं आता। बहुत सारे लोग जो कि हेवनली कॉम्पिटिशन लेट फेज पर थे इस सीन को देखकर हैरान थे। इस अटैक से तो शायद हम भी बच नहीं पाते थे। अब क्योंकि मूचेन ने अपने लाइटनिंग गॉड फिजिक को एक्टिवेट कर दिया था प्लस इसके पास वो ग्रीन पर्ल था तो ज्यादातर पावर को ये दोनों ही संभाल लेते थे। हालांकि थोड़ा बहुत पेन तो ये फील कर ही रहा था। और इधर ल्यू यिंग तैयार था पहले से, ये तुरंत ही वू डोंग को इशारा करता है
और कहता है मार दो उसे। और डार्कनेस से तुरंत ही ये बंदा वुडोंग स्माइल करते हुए मू चैन की तरफ पड़ता है लाइक ईगल। अब बहुत सारे लोग इसे पहचान जाते हैं, अरे ये तो वुडोंग है। ये बंदा तो हेवनली कॉम्पिटिशन के लेट फेज में बहुत समय से था, शायद क्या पता ये ह्यूमन डिजास्टर बॉडी लेवल पर पहुंच गया हो। एक बार ये फेल कर चुका है ह्यूमन बॉडी डिजास्टर। अब लोग कहते हैं लगता है वो बच्चा मू चैन मारा जाएगा। इधर जिया भी देखती है वुडोंग को जो कि मू चैन की तरफ पड़ रहा था। अब इसे भी थोड़ा सा टेंशन होने लगता है और तुरंत ही एक स्पिरिचुअल अटैक वुडोंग की तरफ कर देती है, पर इसके अटैक को पीछे से लिu यिंग ब्लॉक कर देता है। जिया को गुस्सा आता है कि लिu यिंग ये तुम कर क्या रहे हो। लिu यिंग कहता है ये जो ट्रेजर है ये हम जैसे लोगों के लिए है, ऐसे बच्चे के लिए नहीं जो इतना वीक हो। इसे तो नॉर्दर्न एकेडमी में जाकर अभी ट्रेन करना चाहिए खुद को। और लिu यिंग स्माइल कर रहा था। जिया को गुस्सा तो आता है, ये पहले से ही लिu यिंग से काफी चिढ़ती थी क्योंकि ये बंदा इससे यानी इसके पीछे पड़ा हुआ था और इनका एंगेजमेंट भी हो चुका था। पर फिर भी जिया इसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि ये जो लिu यिंग था थोड़ा लस्टी था, मतलब जो भी वुमेन देखे इसे थोड़ा पसंद आ जाती थी। और इसे मालूम था कि ये मू चैन को क्यों टारगेट कर रहा है, क्योंकि मैं उसके साथ थी थोड़े समय इसलिए। अब जिया कहती कि लिu यिंग तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगी। लिu यिंग फिर से कहता है कि उस बच्चे का एम्बिशन काफी बड़ा है, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। और ये अटैक मैं थोड़ी कर रहा हूँ, वो तो वुडोंग कर रहा है। और लिu यिंग कहता है मुझे मालूम है इस मू चैन ने मू लोंगजी को हराया था, हालांकि ये वुडोंग लोंगजी से ज्यादा पावरफुल है। अब ये दोनों कर भी नहीं सकते थे तो ये बैटल बस देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर वुडोंग काफी तेजी से मू चैन की तरफ बढ़ता है। अब इधर मू चैन पहले तो विंड गेल से फाइट कर रहा था, पर ये वुडोंग को फील करता है और ये तुरंत ही अपने ड्रैगन स्टेप से कुछ कदम पीछे हट जाता है। वुडोंग इसके सामने आता है और कहता है तो तुम मू चैन हो, और ये कहता है फिर कि ये ट्रेजर तुम्हारे लिए नहीं है तो पीछे हट जाओ। अब मू चैन की इससे बातें होती और वुडोंग भी अपना परिचय देता है। मू चैन कहता है पर मैंने तुम्हारे बारे में कभी सुना नहीं था। वुडोंग का चेहरा और ज्यादा गुस्से से भर जाता है क्योंकि एक सिटी का लॉर्ड था। और मू चैन फिर कहता है एक छोटे से शहर के हो तुम और इतना ज्यादा एरोगेंट। अब दोनों एक दूसरे से हेड ऑन फाइट करने लगते हैं और वही दूसरी तरफ से वो जो विंड गेल्स थे इन पर अटैक करने लगते हैं। और ये जो वुडोंग था इसके बॉडी पर एक ग्रीन आर्मर स्केल था तो इसे विंड गेल से ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं और ये मू चैन का पीछा कर रहा था। मू चैन थोड़ी दूर तो भागता है पर फिर ये रुक जाता है और एक फिस्ट अटैक से वुडोंग के आते हुए अटैक स्पिरिचुअल एनर्जी का एक हालबार्ड अटैक था उसे ये डिस्ट्रॉय कर देता है। वुडोंग कहता है ठीक है तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी है पर ये मेरे सामने काम नहीं करेगी। वुडोंग अपने हालबार्ड में अपने ऑरा को मिक्स करने लगता है। नीचे बहुत सारे लोग इस बैटल को देख रहे थे जो कि धीरे धीरे अब इंटेंस होने लगा था और ये लोग कहते थे कि उधर वो टोर्नेडो एक पावरफुल अटैक बना रहा है जिससे भी हिट करेगा ये वैसे भी इंजर्ड होने वाले हैं, फिर भी इनमें इतना दम कि एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। मू चैन को अब समझ में आ रहा था कि मुझे वुडोंग को जल्दी से हराना पड़ेगा क्योंकि उधर वो टोर्नेडो पे अब वीक तो हो रहा है पर अटैक्स उसके फिर भी पावरफुल है। और अब ये सीधा वुडोंग की तरफ हेड ऑन बढ़ता है। बॉडी पर इसके ब्लैक लाइटनिंग चमक रही थी। वुडोंग समझ जाता है तो इस बंदे ने अपने बॉडी रिफाइनिंग डिवाइन आर्ट को मास्टर कर लिया है। हालांकि वैसे तो वुडोंग ह्यूमन बॉडी डिजास्टर में फेल हो गया था पर फिर भी नॉर्मल इंसानों से इसकी फिजिकल बॉडी अलग थी। और ये कहता है एक बच्चा जो कि अभी इनिशियल फेज में है मुझे हराने के लिए और वो भी हेड ऑन फाइट करना चाहता है। इधर मू चैन अपने मिडिल फिंगर पर वो जो पॉइजनस अटैक था उसे फोकस करता है और इधर वुडोंग अपना एक फिस्ट अटैक बनाता है ताकि मू चैन को एक ही अटैक में मार दे। मू चैन शुरुआत में 2 फिंगर दिखाता और उस दौरान इसका जो जेट फिंगर अटैक यानी 1 फिंगर पॉइजन अटैक वो वुडोंग के फिस्ट में इंसर्ट कर देता है। वुडोंग जब तक समझता तब तक शायद लेट हो चुका था। ये अपने हाथ को आगे हटाता है पर फिर भी मू चैन का फिंगर अटैक उसके शोल्डर से जाके टकराता है और वुडोंग इस समय मतलब इसके वो शोल्डर से ब्लड बाहर आने लगता है और ये कुछ कदम पीछे हट जाता है। और ये जो पॉइजन था मू चैन का ये कुछ ज्यादा ही भयंकर था। तुरंत ही वुडोंग की ऑरा सप्रेस होने लगती है और इस पॉइजन को ये कोशिश भी करके निकाल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे इसके बॉडी में खास करके हाथों पर अभी वो ब्लैक पॉइजन के लाइंस बनने लगते हैं। वुडोंग का चेहरा एकदम डेथली पेल हो जाता है, पसीने इसके थरथरा के एकदम बहने लगते हैं। मू चैन का ये जो अटैक था ब्लैक लाइटनिंग पॉइजन फिंगर सच में काफी खतरनाक था। मू चैन स्माइल करता है और कहता है एक बार और क्यों ना। इधर वुडोंग भागने लगा था। मू चैन के चेहरे पर एक स्माइल था और मू चैन का धीरे धीरे ये ब्लैक फिंगर पहले जैसा हो जाता है और मू चैन फिर टोर्नेडो की तरफ बढ़ जाता है। इधर लिu यिंग के चेहरे पर जो पहले स्माइल था अब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसे इतना तो समझ में आ जाता है कुछ तो गड़बड़ था। इधर वुडोंग अपने एक हाथ को काट देता है नहीं तो वो पॉइजन पूरी बॉडी में फैल जाता। और जो भी लोग अभी इतना तो समझ जाते हैं कि मू चैन जितना दिखता है उससे ज्यादा पावरफुल है। इधर जिया ये भी हैरान थी कि ये मू चैन नॉर्दर्न एकेडमी का शायद सबसे पावरफुल बंदा है फिलहाल, क्योंकि कुछ भी हो यार वुडोंग हेवनली कॉम्पिटिशन के लेट फेज को पार कर चुका था। हालांकि वो ह्यूमन बॉडी डिजास्टर में फेल हो गया था फिर भी नॉर्मल लेट स्टेज से तो ज्यादा ही पावरफुल था। और इस दौरान जिया लिu यिंग के मजे लेने लगती है और लिu यिंग को भी अब गुस्सा आता और ये भी इस दौरान काफी तेजी से हवा की तरफ बढ़ता है। और लिu यिंग के पावर को देखकर इतना तो सबको पता था कि जो 3 डिजास्टर्स हैं उनमें से ह्यूमन बॉडी डिजास्टर को
ये लिउ यिंग पार कर चुका है और ये मू चेन से फाइट करने जा रहा है। तभी पीछे से जिया चिल्लाती, इतनी तुम्हारी हिम्मत, और ये भी उसी तरफ बढ़ती है। जिया इसको ब्लॉक कर देती और लिउ यिंग को अब गुस्सा आता है। जिया कहती है, मैं तुम्हें पहले ही समझा रही हूँ, ज्यादा ओवरबोर्ड मत जाओ। और इस समय जिया के भी चेहरे पर गुस्से को देखा जा सकता था और ये कहती कि मेरे रहते हुए तुम उसे छू भी नहीं पाओगे। और इसको और ज्यादा गुस्सा आता है लिउ यिंग को कि ये उस लड़के को प्रोटेक्ट कर रही है। अब ये कदम आगे बढ़ाता है और कहता है कि जिया, मैं भी देखना चाहूंगा, क्या तुम मुझे सच में रोक पाओगी। और जिया भी अब अपने कदम आगे बढ़ाने लगती है। बेसिकली अब ये दोनों हेड ऑन कोलिजन में फाइट करने जाते हैं। अब इधर ये दोनों फाइट कर रहे थे और वही मू चेन जो विंड का एकदम डीपेस्ट पार्ट था वहां पर पहुंच चुका था और अंदर से जो आ रहे प्रेशर था उसे मू चेन तो फील करता है, जो मानो धरती को भी एक बार हिला दे। ये प्रेशर था हेवनली सॉवरिन लेवल का और वहां पर एक हड्डी था, जेड बोन, जो कि शायद उन हेवनली सॉवरिन का रहा होगा। तो भाई ये स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।